आज की क्लास में हम सैलरी के कुछ फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इन द लास्ट क्लास ऑफ सैलरी हमने इवैल्यूएशन ऑफ मोटर कार सीखा था, विच वाज द लास्ट परक्विजिट और द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सैलरी टू बी कवर्ड अप। हम पिछले 10, 11, 12 क्लासेस में सैलरी के एक एक एलिमेंट को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो अलाउंसेस हो या रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो या परक्विजिट्स हो। उसके रूल्स डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं, न्यूमरस क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम लोग फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। While reading out the question, I will also be discussing कि इसका ट्रीटमेंट कैसा होना है, and then we'll solve it at the end. So देखते हैं पहला क्वेश्चन। मिस्टर एक्स के इनकम की कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। सैलरी, बेसिक सैलरी थी उनकी 15,000 पर मंथ। सो अगर एक महीने की 15,000 है, पूरे साल की हम 12 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एट द रेट ऑफ 14% ऑफ सैलरी। सबसे पहले आरपीएफ क्या होता है? रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। हम 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड पढ़ चुके थे, स्टैट्यूटरी, अनरिकग्नाइज्ड एंड रिकग्नाइज्ड, जिसमें स्टैट्यूटरी और अनरिकग्नाइज्ड का ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रीटमेंट होता था, बट फॉर रिकग्नाइज्ड वी हैड स्टडीड कि 12% से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, तो whatever amount is in excess of 12% shall be taxable as and when it is payable, right? So यहाँ पर 2% जो ज्यादा पे किया जा रहा है पीएफ अकाउंट में, वो अभी के अभी टैक्सेबल होगा। किसका? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि एम्प्लॉयर का तो ओनली ड्यूरिंग व्हेन इट मैच्योर्स, यानी ऑन रिटायरमेंट मैच्योर होगा तभी टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ अकाउंट एट द रेट ऑफ 12% पर annum ₹18,000। पीएफ अकाउंट में 12% के हिसाब से इंटरेस्ट गया है, और हमने आरपीएफ से रिलेटेड क्या रूल पढ़ा था कि आमतौर पे 9.5% तक का इंटरेस्ट अलाउड है। अगर 9.5% से ज्यादा इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो जो भी अमाउंट ज्यादा है दैट शुड बी टैक्सेबल देन एंड देयर इटसेल्फ। तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी 2.5% जो एक्सेस है, 9.5 होना चाहिए और 12% है, सो जो डिफरेंस है 2.5% का, वो अभी टैक्सेबल होगा। मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होती है पीएफ के लिए, ये हम कर चुके थे, सेम एज कॉलम नंबर 2, यानी कि जो एचआरए के लिए होती है, यानी कि बेसिक प्लस डीए, ओनली दैट डीए व्हिच इज इंक्लूडेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो इस क्वेश्चन में डीए और कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर तो दिया नहीं है, तो हम सिर्फ बेसिक के बेसिस पे निकाल देंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन में बच्चों मान लो अगर आरपीएफ की जगह एसपीएफ या यूआरपीएफ होता, तो हम क्या ट्रीटमेंट करते? जब मैं आपको पीएफ पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि फिर आरपीएफ सॉरी यूआरपीएफ या आरपीएफ या एसपीएफ कोई भी हो, ये हमेशा अज्यूम किया जाता है कि वो बेसिक में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ग्रॉस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। आरपीएफ का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ हम तभी करते हैं जब रेट जो है वो 12% या 9.5% का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली, अगर उससे ज्यादा हो तो। अगर ये भी 12% के लिमिट में होता या इंटरेस्ट इसका 9.5% के लिमिट में होता, तो हम इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। ठीक है। Then excess provided by employer with a rent-free house in Delhi of the annual value ₹13,000। Annual value बोली गई है, यहाँ पर रेंट नहीं बोला गया। जब रेंट नहीं बोला गया है तो जाहिर सी बात है कि घर किसका है? ये घर एम्प्लॉयर का है, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, जिसकी कीमत 30,000 है। तो हमें कीमत से मतलब नहीं है, रेंट चार्जेस होता तो डेफिनेटली मतलब होता। सो आरएफए यानी रहने के लिए जब घर दिया जाता है और ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है वो घर, तो हम क्या रूल अप्लाई करते हैं? हम पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं। अब क्योंकि ये दिल्ली में रहते हैं, इसलिए पॉपुलेशन क्या होगा? 25 लाख से ऊपर होगा। सो हमारे 3 रेट्स थे, व्हेन द पॉपुलेशन इज मोर देन 25 lakhs, व्हेन द पॉपुलेशन इज बिटवीन 10 lakhs एंड 25 lakhs, एंड फाइनली व्हेन द पॉपुलेशन इज बिलो 10 lakhs। सो फर्स्ट केस में 15%, दूसरे में 10% और तीसरे में 7.5% लगता था। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो हियर। यहाँ पर 15% लगेगा सैलरी के ऊपर, और सैलरी की क्या अमाउंट होगी? आरएफए के लिए सैलरी की वैल्यू होती है एवरीथिंग। एवरीथिंग बोले तो बस परक्विजिट्स का पैसा अगर हटा दिया जाए तो बाकी सब कुछ ही आता है उसमें, बेसिक, डीए, कमीशन, बोनस, taxable value of all the allowances, everything is included. X paid ₹600 as employment tax to the state government.
एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये हमने कहीं पे पढ़ा था, याद करिए सेक्शन 16, सेक्शन डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 हमने पढ़ा था, जिसमें हमने प्रोफेशनल टैक्स पढ़ा था। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? प्रोफेशनल टैक्स अगर पे किया है एम्प्लॉय ने, तो वो जिस साल भी पे किया है, चाहे वो पास्ट ईयर का हो या फ्यूचर ईयर्स का हो, उसको डिडक्शन मिलती है इस अमाउंट की। सो यहाँ पे भी जो 600 रुपीज इन्होंने पे किया है, इसको ग्रॉस सैलरी में से, ग्रॉस इनकम में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। सो लेट्स कनेक्ट द राइटिंग पैड और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। So these are the elements of this question which I had noted down already. अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में सैलरी दिया हुआ था 15,000 हर महीने का, तो पूरे साल भर का कितना हो गया? 1,80,000। 1,80,000। नेक्स्ट जो पार्ट था वो था आरपीएफ 14% पे और इंटरेस्ट था 12% पर। अब आरपीएफ में हम जो सैलरी लेते हैं वो लेते हैं बेसिक प्लस डीए अंडर द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। सो क्योंकि इस क्वेश्चन में डीए और कमीशन नहीं दिया हुआ है, सो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ विल बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक। अब कंट्रीब्यूशन टू पीएफ जो है वो 12% तक अलाउड है, और जो भी 12% के ऊपर होता है वो अभी के अभी चार्जेबल होता है। सो ऊपर कितना है? 2% एक्स्ट्रा है। सो 2% ऑफ 1,80,000 शुड बी टैक्सेबल नाउ, जो कि आ रहा है हमारा 3,600 रुपए। नेक्स्ट दिया हुआ था इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 12% के हिसाब से दिया गया है और 18,000 रुपए है। हमें पता है कि इंटरेस्ट जो है वो 9.5% तक अलाउड है। तो जो भी एक्सेस है यानी कि 2.5% वो टैक्सेबल होगा। अब 2.5% ऑफ व्हाट? 2.5% ऑफ द इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन टू बी 18,000। ये देखो, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो 18,000 है, तो 2.5% हमें निकालना है 18,000 का, और ये जो 18,000 है ये 12% के हिसाब से है। तो अगर 12% के हिसाब से 18,000 है, तो इसका 2.5% कितना होगा? ये फिगर निकालते हैं, 3,750। अब ये जो अमाउंट है ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का था, इसलिए इसको अभी के अभी टैक्सेबल कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन क्योंकि दिल्ली में है, रेंट फ्री एकोमोडेशन क्योंकि दिल्ली में है, इसलिए हम 15% के हिसाब से इस पे लगा देंगे। और 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ऑल दी अलाउंसेस। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में वो सारे एलिमेंट्स नहीं हैं, इसलिए हम सिर्फ बेसिक को लेंगे, यानी 15% ऑफ 1,80,000 which comes out to be 27,000, राइट। बस छोटा सा क्वेश्चन था, एक लास्ट इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में। आरएफए का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, एनुअल वैल्यू 3,000 का, ये इररेलेवेंट है हमारे लिए, हमें इससे कुछ नहीं करना। एक लास्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अब ये एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है ये ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन दी जाती है। सो ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आ रही है हमारी 1,80,000 प्लस 3,600 प्लस 3,750 प्लस 27,000, दैट्स 214,350। इसमें से हम अंडर सेक्शन 16 प्रोफेशनल टैक्स या स्टेट टैक्स को डिडक्ट कर देंगे, जो कि 600 रुपए है। तो फाइनली टैक्सेबल सैलरी would amount to
213,750। वैसे इसमें से डिडक्शन भी होती हैं, बट डिडक्शन जो है वो हम टोटल सैलरी में, टोटल इनकम में एक साथ सीख लेंगे, क्योंकि डिडक्शन अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस में डिडक्शंस का एलिमेंट नहीं डाला है। अभी आप बस सैलरी कैलकुलेट करना सीख जाएं, यही ऑब्जेक्टिव है। So moving to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और एलिमेंट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। इसमें सैलरी कहा गया है मिस्टर एक्स का, जो कि एक सोल प्रोप्राइटरी फर्म में काम करते हैं। उनका सैलरी था 10,000 रुपये हर महीने का। डीए था उनका 2,000 रुपीज हर महीने का। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था आरपीएफ में 12% सैलरी। अब देखो 12% तक सैलरी तक का कंट्रीब्यूशन जो है वो अलाउड है, चाहे आरपीएफ हो या कोई और भी हो। कोई और होता तो हम बल्कि उसको इग्नोर ही कर देते, क्योंकि वी अज्यूम इट टू बी ऑलरेडी इंक्लूडेड। आरपीएफ के केस में ये 12% और 9.5% का रेस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पर क्योंकि 12% है तो इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। वहीं हम डीए देखें तो डियरनेस अलाउंस हमें दिया हुआ है ₹2,000 पर मंथ। लेकिन ये जो डियरनेस अलाउंस है ये वेदर इट इज इंक्लूडेबल रिटायरमेंट बेनिफिट्स और नॉट, ये बात क्वेश्चन में नहीं बताई गई है, राइट। और जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है कि वेदर इट इज इंक्लूडेबल इन द रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट, तो हम क्या मानते हैं कि इट इज नॉट इंक्लूडेबल। तो यहाँ पर जो डीए है वो नॉट इंक्लूडेबल इन द रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। ये अजम्पशन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डीए के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना दी गई हो कि वो वेदर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी या वेदर फॉर्मिंग वेदर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो या ना हो, अगर नहीं दे रखी है तो हम मानेंगे कि इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी, इट इज नॉट अंडर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, it is not includable for retirement benefits, and will solve the question accordingly, assuming it to be without forming part of salary. Next, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस है 100 रुपए पर मंथ का। जब हम अलाउंसेस के टाइप पढ़ रहे थे तो हमने लास्ट पढ़ा था स्लाइड जिसमें कुछ लिस्ट ऑफ ऐसे अलाउंसेस पढ़े थे जो कि टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल इन ऑल केसेस होते हैं। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, वेयर वन ऑफ देम, वेयर ऑल पार्ट ऑफ देम। सो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस का फुली टैक्सेबल होगा 1,200 रुपए पूरे साल का। इंटरेस्ट और आरपीएफ एट द रेट ऑफ 12%। इंटरेस्ट का क्या एक्सेप्टेबल रेट है? 9.5%। ये जो भी 2.5% एक्स्ट्रा है वो 2,400 के हिसाब से हम निकाल के टैक्सेबल कर देंगे। एचआरए मिल रहा है इसको 1,000 रुपए हर महीने का। अब इसको एचआरए मिल रहा है, इसका मतलब ये कंपनी ओन्ड क्वार्टर में तो नहीं रह रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि ये वेदर रेंट देकर कहीं पे रह रहा है कि नहीं, या फिर ये फ्री में कहीं पे रह रहा है। हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले जब एचआरए पढ़ रहे थे। एंटरटेनमेंट अलाउंस है ₹200 पर मंथ। एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में हमने पढ़ा था कि एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ओनली एंड ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और सिंस मिस्टर एक्स जो है वो सोल प्रोप्राइटरी फर्म ओन करता है, ओन नहीं करता सॉरी, सोल प्रोप्राइटरी फर्म में काम करते हैं, इसलिए एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है ये इंक्लूड तो होगा बट इस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इनको, है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो हम डिडक्शन देते, अमाउंट रिसीव्ड और 20% ऑफ बेसिक सैलरी और ₹5,000 whichever is least का रूल था। Next, X has been provided with a 1800cc car with driver for both official and private purpose. The assessee pays, यानी कि X जो है एम्प्लॉय जो है वही पे कर रहा है रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ द कार। अब अगर आपको लास्ट क्लास में ही जो हमने किया था ये स्लाइड याद हो तो रनिंग एंड मेंटेनेंस जब भी एम्प्लॉय पे कर रहा हो और पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल के लिए होता है तो हम क्यूबिक कैपेसिटी 1600 से नीचे है तो 600 रुपए पर मंथ, और उससे ऊपर है तो 900 रुपए पर मंथ, प्लस ड्राइवर का 900 रुपए अलग से लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा,
900 प्लस 900, 900 क्योंकि 1800 सीसी कैपेसिटी का कार है और 900 ड्राइवर का 1800 रुपए हर महीने का टैक्सेबल होगा। Mr. X's two children are studying in the school run by the employer. Children education allowance अलग होता है और children education facility अलग होता है। यहाँ पर school is run by the employer, यानी एक facility provide की जा रही है। Cost of education in similar institution per student is 1000 rupees per annum. अब अगर आपको ट्रीटमेंट याद हो तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में जहाँ पर भी जो वैल्यू हो एजुकेशन की अगर वो 1000 रुपीज के अंदर होती है तो हम कुछ टैक्सेबल नहीं करते हैं, सिर्फ वही टैक्सेबल करते हैं जो 1000 रुपीज से ज्यादा की वैल्यू है। सो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, दिस वुड बी निल। X is supplied with free gas, water, electricity for which the employer pays 1500 per month to an outside agency. Now ये taxable होगा और किस हिसाब से taxable होगा, जितना पे किया जा रहा है, cost which is borne by the employer. Mr. X is also provided with free lunch during working days. Working days 300 दिन है और उसमें 90 रुपए का फ्री लंच मिल रहा है इनको, तो 50 रुपए तक का फ्री मील अलाउड है। उससे जो भी एक्सेस है 40 रुपए 300 दिन का would be taxable here. The assessee has traveled to Mumbai and the value of travel concession received from the employer for economic class air class amounted to rupees 4500. LTC leave travel concession एम्प्लॉयर कितना दे सकता है, अगर बाई एयर ट्रैवल हो रहा है तो इकोनॉमी क्लास तक का माफ है। तो यहाँ इकोनॉमी क्लास का टिकट मिला है 4500 का, तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज रेंट पेड बाय द assessee for the houses he is living in Delhi is rupees 2500 per month. तो ऊपर हमने ना HRA देखा था कि इनको 1000 रुपए मिल रहा है हर महीने का, और ये जिस घर में रह रहे हैं दिल्ली में, यानी ये सच में रेंट देकर रह रहे हैं, उसका किराया है 2500 रुपए पर मंथ का। तो with these given informations, let's attempt the question. So I'll quickly connect my writing pad. Yeah, so these are the elements of the questions जो मैंने note down करके रखा है एक sheet पर, and on the next sheet we are going to solve it. सबसे पहले दिया हुआ है बेसिक सैलरी है 10,000 रुपए पर मंथ और डीए है 2000 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। दस हजार रुपये बेसिक है, यानी साल का हो गया 1,20,000। डीए जो है वो 2000 रुपये है, यानी साल का हो गया 24,000 रुपये। नेक्स्ट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 12% था आरपीएफ में, अब 12% तक तो अलाउड है, तो ये इसका कोई टैक्सेबल कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस था 100 रुपीज पर मंथ, इसका नो ट्रीटमेंट। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ जो कि फुली टैक्सेबल होता है, सो इसका 1200 रुपये हो गया। Then interest on RPF at the rate of 12% is 2400. Allowed कितना होता है 9.5%. So whatever is X is, that needs to be taxed here. Whatever is X is, that needs to be tagged here. Taxed here. So 2400 रुपये अगर बन रहा है 12% के हिसाब से, तो 2.5% के हिसाब से कितना बनेगा। ये एलिमेंट में बार बार क्वेश्चन में इसलिए डाला हुआ है ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज बच्चे मैक्सिमम गलती आरपीएफ कैलकुलेशन में ही करते हैं। 500 रुपये हो रहे हैं। नेक्स्ट है HRA 1000 रुपीज पर मंथ। HRA है कितना 1000 रुपये पर मंथ का, और HRA से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन लास्ट में दी हुई थी कि रेंट पेड इन दिल्ली अमाउंटेड टू रुपीज
2500 पर मंथ। अब HRA की जो वैल्यू है उसका हमें प्रॉपर कैलकुलेशन करना होगा, बिकॉज वी नीड टू फाइंड हियर हाउ मच इज एग्जेम्प्ट। सो हम इसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं। वी नो लीस्ट ऑफ द अमाउंट इज एग्जेम्प्ट, जिसमें होता था रेंट रिसीव्ड, सॉरी HRA रिसीव्ड, विच इज 1000 रुपीज के हिसाब से हर महीने का 12,000। नेक्स्ट होता था रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है? रेंट पेड है 2500 फॉर 12 मंथ्स। और 10% ऑफ सैलरी कितना है? सैलरी क्या होता है? HRA के लिए सैलरी वही होता है सेम एज कॉलम नंबर 2। और कॉलम नंबर 2 क्या था हमारा? बेसिक प्लस DA इंक्लूडेबल रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। इस क्वेश्चन में बेसिक तो दिया है, बट जो DA है वो साइलेंट है। जब DA साइलेंट होता है, क्वेश्चन में नहीं बताया होता है कि वो वेदर इंक्लूडेबल है या नॉट इंक्लूडेबल है, तो मान के चलते हैं कि वो नॉट इंक्लूडेबल है, यानी यहाँ पर भी उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा और क्वेश्चन में कमीशन दे ही नहीं रखा है। सो यहाँ पर 10% ऑफ सैलरी में सिर्फ हमें बेसिक लेना होगा, और वो बेसिक है हमारा 1,20,000। सो दिस वुड बी 30,000 माइनस 12,000, दैट्स 18,000। और तीसरा है 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी डिपेंडिंग अपॉन द सिटी इन विच ही और शी लिव्स। अब क्योंकि द एसएससी लिव्स इन दिल्ली, तो यहाँ पर 50% सैलरी लेंगे हम। 50% ऑफ बेसिक दैट इज 1,10,000, 1,20,000 वुड बी 60,000। नाउ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। अब इसमें लीस्ट क्या है? 12,000, 18,000 या 60,000? 12,000। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, तो टैक्सेबल कितना होगा? अगर इतना एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल कितना होगा? रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। रिसीव्ड भी है मेरा 12,000 और टैक्स एग्जेम्प्ट भी है मेरा 12,000। So that means HRA का इस क्वेश्चन में nothing is taxable. HRA का no amount would be taxable, nil. जब ऐसा आंसर आता है ना हमारा कई बारी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सही तो कर रहे हैं ना, ऐसा कैसे हो सकता है, HRA का कोई पैसा टैक्सेबल ही नहीं है। But quite a lot of time such circumstances, such solutions do come. Next, एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ है 200 रुपये पर मंथ का, और क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है इसलिए एंटरटेनमेंट अलाउंस पर इनको कोई छूट नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा पैसा टैक्सेबल होगा, 2,400 रुपये। नेक्स्ट, इनको मोटर कार दी हुई है 1800 सीसी की, बड़ी गाड़ी दी है। ड्राइवर भी दिया हुआ है ऑफिशियल एज वेल एज प्राइवेट पर्पस के लिए, और जो रनिंग एंड मेंटेनेंस है वो एम्प्लॉय पे कर रहा है। तो जब एम्प्लॉय पे करता है तो हमारा 600 या 900 जाता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कार। बड़ी गाड़ी है तो यहाँ पर गाड़ी का 900 रुपये हर महीने का, और ड्राइवर का तो इन एनी केस 900 रुपीज पर मंथ जाता ही जाता है। तो यहाँ पर 1800 12 महीने का हमारा 21,600 रुपये टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट इज व्हाट? 2 चिल्ड्रन की पढ़ाई पर एम्प्लॉयर का ओन्ड स्कूल था, उसमें पढ़ाया था, और 1,000 रुपीज था पढ़ाई का खर्चा। अब हमें पता है कि चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी में 1,000 रुपीज तक अलाउड होता है, तो इसका भी क्या ट्रीटमेंट होगा? निल। गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी का 1,500 रुपये पर मंथ का फैसिलिटी मिला है, ये टैक्सेबल होगा। गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर का 1,500 हर महीने के हिसाब से, यानी कि 18,000 रुपये टैक्सेबल होगा। फ्री लंच मिल रहा है इनको 90 रुपये फॉर 300 डेज। अब फ्री मील सिर्फ 50 रुपये तक का अलाउड होता है, तो जो 40 रुपये एक्स्ट्रा है फॉर 300 डेज, दैट वुड बी टैक्सेबल। दैट मीन्स 12,000 रुपीज।
LTC, इनको LTC मिला था मुंबई का इकोनॉमी एयर क्लास का, तो वो तो अलाउड है। सो LTC के भी नाम पर कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। So the final amount taxable under the salary head would be, after you total all these elements, all these amounts, 1,20,000, 24,000, 1,200, 500, 2,400, 21,600, 18,000 और 12,000. So that would amount to 1,99,700 शायद. So in this class we are going to do just these two questions. अगली क्लास में हम और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सैलरी से रिलेटेड.